हेलो एवरीबॉडी, आई एम योर एजुकेटर प्रियंका एंड वेलकम टू अनअकैडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन। Alright, ethane with the molecular formula C2H6 has how many covalent bonds? Let's have a look. Ethane का structure कैसा हो जाएगा? This is the structure of ethane C2H6. So we have 3 plus 3 6 and 1 covalent bond here 7. दो कार्बन एटम्स के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है और बाकी 6 हाइड्रोजन्स के साथ एक एक कोवलेंट बॉन्ड है. सो इन टोटल वी हैव 7 कोवलेंट बॉन्ड्स. सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन. Moving further, butanone is a 4 carbon compound with the functional group butanone. ओन फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ ओन दिख रहा है. सेकेंडरी सफिक्स जो है आपको यहाँ पे ओन दिख रहा है. और ओन किसके लिए लिखा जाता है, किस फंक्शनल ग्रुप के लिए? कीटोन के लिए. सो द करेक्ट आंसर इज कीटोन. लेट्स सी कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में कीटोन. मूविंग फर्दर, while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside it means कुकिंग में आपके पास जो फ्यूल है उसके अंदर मेन कंपोनेंट क्या है? कोई कार्बन कंपाउंड है या हाइड्रोकार्बन है. ठीक है, कुकिंग की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एलपीजी की बात करते हैं. ठीक है, तो वहां पे क्या है? ब्यूटेन है, मेनली हाइड्रोकार्बन्स हैं. तो हाइड्रोकार्बन्स का अगर कंप्लीट कंबस्टन होता है तो प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट. लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो है वो बच जाते हैं और वही ब्लैकनिंग का काम करते हैं, वही सूट फॉर्मेशन का काम करते हैं. इसका मतलब कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स वहां बचे हुए हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. क्या ऑप्शंस हैं? द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली. नहीं, ऐसी बात नहीं है. द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली. बिल्कुल सही बात है, फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रह जा रहे हैं, राइट. तो आगे बढ़ते हैं. Fourth, explain the nature of covalent bond using the bond formation in CH3Cl. अब CH3Cl आप अगर एक बार देखें तो इसके बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें और नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें. सो लेट्स हैव अ लुक कि कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं. एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है जिसमें से 3 बॉन्ड जो हैं हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं और एक बॉन्ड जो है वो क्लोरीन के साथ बन रहा है. ये है बॉन्ड फॉर्मेशन CH3Cl का. अब यहां पे कह रहे हैं नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. पहली बात तो इन सब के अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है. कैसा बॉन्ड बन रहा है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है. यानी कि ईच ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स इज शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच. तो दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं. इसको और हम क्लैरिटी से अगर देखना चाहें तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स और इधर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्टेट पूरी हो गई, यहाँ हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी हो गई इस तरीके से, और इधर कार्बन की ऑक्टेट पूरी हो गई. तो यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो बन रहे हैं, जिनको हम इस लाइन से शो करते हैं, राइट. सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दोनों ही कंबाइनिंग एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं. अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इसका नेचर कैसा होगा? पोलर नेचर होगा. क्या मतलब है इस बात का? पोलर नेचर होगा. क्यों होगा? क्योंकि यहाँ क्लोरीन अटैच्ड है. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ खिसक जाएगा. सो दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड विल बी पोलर इन नेचर. तो जब भी ये बॉन्ड टूटेगा तो ये क्लोराइड आयन Cl- एंड CH3+ में टूटेगा. सो दिस इज पोलर नेचर ड्यू टू मोर electronegative chlorine atom attached to CH3 group. ठीक है, राइट. तो जब भी ये बॉन्ड टूटेगा Cl- और CH3+ में टूटेगा, इसलिए हम कह रहे हैं पोलर है नेचर में. पोलर मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स दोनों,
चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेनोइक एसिड H2S, प्रोपेनोन एंड F2. चलिए बिगिन करते हैं ए पार्ट. इथेनोइक एसिड C2H5 सॉरी CH3COOH, CH3COOH इथेनोइक एसिड. तो चलिए इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है भाई? 3 हाइड्रोजन्स, दूसरा कार्बन, इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH. तो इसी तरह से बस इसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं. इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन. चलिए और क्या बचा है? हाइड्रोजन. यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की चलिए डुप्लेट पूरी करते हैं. इधर से हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी हो गई और इधर से कार्बन की ऑक्टेट पूरी हो गई. हाँ और एक ऑक्सीजन रह गया बनाना. हाँ भाई ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो इस ऑक्सीजन की भी ये हो गई ऑक्टेट पूरी. इस कार्बन की ऑक्टेट ये हो गई पूरी 2 4 6 8. ऑल राइट. एंड इस ये हो गया भैया आपका इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर. चलिए नेक्स्ट बनाते हैं. कौन सा स्ट्रक्चर बोला है? H2S का. बी पार्ट H2S का. तो सल्फर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है. तो इस तरीके से आप देखेंगे, एक सल्फर इस तरफ, एक हाइड्रोजन इस तरफ. तो सल्फर के भी आखिरी शेल में होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इधर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन. और हम यहाँ पे जल्दी से इसकी डुप्लेट पूरी कर लेते हैं. हाइड्रोजन डुप्लेट पूरी करता है वैलेंस शेल में और ऑक्सीजन और बाकी एलिमेंट्स ऑक्टेट पूरी करते हैं. देन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे बना देते हैं. बाकी दो ये दोनों बन गए हैं. ठीक है, प्रोपेनोन एंड F2. प्रोपेनोन किसे कहते हैं? एसीटोन को. CH3CO CH3. इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है. ठीक है, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन अटैच्ड है डबल बॉन्ड O में और इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं. चलिए इसी फॉर्मेट में बस हम इसे ड्रॉ कर देते हैं. कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, बाकी ये रहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये रहा दूसरे हाइड्रोजन का, ये रहा तीसरे हाइड्रोजन का. ऑक्सीजन की बात करें 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑक्सीजन के और इधर रहा ये इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन. चलिए अब बस इनकी डुप्लेट पूरी करते हैं हाइड्रोजन्स की, हाइड्रोजन एटम्स की. ओके हो गई हाइड्रोजन एटम्स की डुप्लेट पूरी. अब ऑक्टेट पूरी करते हैं हम कार्बन की. चलिए जी वो भी हो गई. इधर वाले कार्बन की ऑक्टेट देख लेते हैं. ये हो गई भाई और इस ऑक्सीजन की ऑक्टेट पूरी हो गई और इस कार्बन की भी ऑक्टेट पूरी हो गई. सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग प्रोपेनोन, राइट. चलिए नेक्स्ट क्या है? फ्लोरीन. टी ऑप्शन फ्लोरीन F2 यानी कि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड. फ्लोरीन के आखिरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन. ऑक्टेट पूरी करने के लिए बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन. इसलिए ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ऑक्टेट पूरी कर लेता है. ये देखिए इधर से और ये देखिए इधर से, हो गई इसकी भी ऑक्टेट पूरी. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. What is an homologous series? Explain with an example. So a homologous series क्या होती है? A homologous series is a series in which same family members, मतलब series with same functional group, a series having same functional group and differ by a
CH2 group. Consecutive members differ by a CH2 group rather. ठीक है, इसको थोड़ा सा same functional group, series having same functional group, series with same functional group in which consecutive members differ by a CH2 group, in which the consecutive members differ by a CH2 group is known as homologous series. For example, example के लिए बात करते हैं, जैसे कि हम alkane family ले लें, alkane family, राइट तो इनका जनरल फॉर्मूला सेम होगा, इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, या फंक्शनल ग्रुप वाली कोई फैमिली ले लेते हैं, चलिए अल्कोहल फैमिली ले लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अल्कोहल, अल्कोहल, इस फैमिली में सारे मेंबर्स, इस फैमिली में सारे मेंबर्स CnH2n+1OH, यही जनरल फॉर्मूला फॉलो करेंगे। यस, यही जनरल फॉर्मूला फॉलो करेंगे, देखते हैं। और सबका फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम ही रहेगा, बस कार्बन और हाइड्रोजन, हर अगला मेंबर, हर कंसेक्यूटिव मेंबर CH2 ग्रुप से डिफर करेगा। जैसे कि पहला मेंबर है CH3OH, कार्बन का नंबर देखिएगा यहाँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है 1, ठीक है। फिर C2H5OH, कार्बन कितने हो गए 2, C3H7OH, कार्बन कितने हो गए 3। अगला देखिए C4H9OH, अगला देखिए कार्बन के नंबर कितने हो गए 5, C5H12 नो H11OH, ठीक है। तो अब इसके अंदर 5 कार्बन हो गए, आप और आगे बढ़ा सकते हैं सीक्वेंस को, राइट। अब हाइड्रोजन्स का नंबर देखिएगा, कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन्स, देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 कार्बन का डिफरेंस है, और हाइड्रोजन कितने 5 - 3 2। इन दोनों मेंबर्स को देखिए 3 - 2 1 कार्बन, 7 - 5 2 हाइड्रोजन। यही सीरीज कंसेक्यूटिव मेंबर्स हर अगले मेंबर में आप स्टडी करके देख सकते हैं, आप चेक करके देख सकते हैं कि एवरी कंसेक्यूटिव मेंबर डिफर्स बाय अ CH2 ग्रुप, सो सच अ सीरीज इज नोन एज a homologous series. So such kind of a series of a same family differing by a CH2 group और 14 atomic mass units। क्या मतलब है इस बात का, ये जो CH2 ग्रुप है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलके ही ये CH2 ग्रुप बना रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बन का मास है 12 और 2 हाइड्रोजन का मास है 2, सो टोटल 14 एटॉमिक मास यूनिट से डिफर कर रहा है। सो एवरी मेंबर इज इंक्रीजिंग इन मास बाय 14 एटॉमिक मास यूनिट्स इन अ होमोलोगस सीरीज। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। How can ethanol and ethanoic acid be differentiated on the basis of their physical and chemical properties? So on the basis of physical and chemical properties, ethanol और ethanoic acid को differentiate कैसे किया जा सकता है? तो ऐसी बहुत सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पे हम इथेनॉल और एसिटिक एसिड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड। सबसे पहले हम उसके फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टेट, कलर, ओडर की बात करें तो जो बुक्स में लिखा है कि टेस्ट इथेनॉल का कैसा होता है, प्लेजेंट टेस्टिंग होता है। बाइल एसिड है तो उसका टेस्ट कैसा होगा, सारेन टेस्ट। स्मेल की बात करें तो थोड़ी सी इथेनॉल की प्लेजेंट स्मेल की बात करते हैं, राइट। एंड सॉरी, इथेनॉल का टेस्ट बर्निंग टेस्ट एंड स्मेल प्लेजेंट स्मेल होती है, राइट। वाइल एसिड का टेस्ट जो है वो कैसा होता है, टेस्ट सार एंड टेस्ट होगा एंड थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ओडर होगी, पंजेंट ओडर होगी। किसकी हम बात कर रहे हैं, इथेनोइक एसिड की। देन अगर हम इनके मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट्स की बात करें, सो इथेनॉल का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें, पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। इथेनॉल का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 78.1 डिग्री सेल्सियस है, राइट। और उसका अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो -118 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी वजह से उसकी यूटिलिटी कहाँ हो जाती है, उसकी यूटिलिटी हो जाती है एज एन एंटी फ्रीज। वाइल अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट उसकी बात करें इथेनोइक एसिड की, तो थोड़े से ही लो टेम्परेचर पे
राइट कितने लो टेम्परेचर पे, थोड़े से ही लो टेम्परेचर पे आप एसिटिक एसिड को जो है फ्रीज कर सकते हैं, राइट और ऐसे फ्रोजन एसिटिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कितना, 289.6 केल्विन के आसपास आप उसको फ्रीज कर सकते हैं और आपको फ्रोजन एसिड मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ऑलराइट, सो दीज आर अ फ्यू प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यूजिंग केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर हम अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड यहाँ बात, ठीक है। और यहाँ अल्कोहल में इन्होंने इथेनॉल बोला है, तो चलिए इथेनॉल ही लिख देते हैं, बीइंग स्पेसिफिक। ओके, इथेनॉल को आप जब ऑक्सीडेशन कराएंगे किसके साथ, अरे भाई ये तो मैंने एसिटिक एसिड के एनवायरनमेंट में पहुंच गए हम, हाँ जी। अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन कराएंगे अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंट में, ठीक है, अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा, ठीक है। जबकि ऐसा कोई रिएक्शन, ऐसा कोई रिएक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। इथेनोइक एसिड को आप फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। दूसरा टेस्ट देखिए, तो ये वाला टेस्ट अल्कलाइन KMnO4 वाला टेस्ट कौन देगा, इथेनॉल दे देगा, एसिटिक एसिड नहीं देगा। फिर अगर आप यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट से इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं, C2H5OH का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं, सो देयर विल बी नो रिएक्शन। सिमिलरली अगर आप इसका रिएक्शन, इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं, देन ऑल्सो देयर विल बी नो रिएक्शन। वहीं अगर आप एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से या एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेगा सोडियम एसिटेट CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। तो आपको यहाँ पे सेम ही प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आप पढ़ चुके हैं एसिड बेसिस सॉल्ट में भी पढ़ चुके हैं, मगर अब देखिए ये इसका एप्लीकेशन आ गया यहाँ पर, राइट। एसिड, अब एसिटिक एसिड है तो एसिड ही ना, वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, है तो एसिड ही। तो यहाँ पे ये दोनों ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ, ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ, झाग के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे, जबकि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, राइट। इथेनॉल ऐसी कोई रिएक्शन नहीं देगा, एसिटिक एसिड ऐसी रिएक्शन दे देगा। देयरफॉर व्हाट वी कैन से इज कि ये टेस्ट जो है आप इस तरीके से दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज माइसेल फॉर्मेशन, हाउ डज मिसेल फॉर्मेशन takes place when soap is added to water? Will a micelle be formed in other solvents such as ethanol also? चलिए, तो मिसेल फॉर्मेशन क्यों होता है, मिसेल फॉर्मेशन क्यों होता है इस पे बात करते हैं। तो मिसेल फॉर्मेशन क्यों होता है, इसके लिए आपको सोप के नेचर को समझना पड़ेगा, आपको सोप के नेचर को समझना पड़ेगा। सोप का नेचर क्या है भाई, सोप का मॉलिक्यूल कैसा है, ये हाइड्रोकार्बन टेल है, ये आयोनिक हेड है। यहाँ पे ये वाला जो है दिस इज नॉन पोलर, नॉन पोलर पार्ट एंड दिस इज द पोलर पार्ट, ठीक है। ये नॉन पोलर पार्ट है, ये पोलर पार्ट है। दिस इज हाइड्रोफोबिक एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक,
ठीक है। अब मिसेल फॉर्मेशन क्यों होता है? ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है। आयोनिक हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोकार्बन टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है। तो जब किसी ऑयल ड्रॉपलेट में यानी कि जब आप डर्ट क्लीन करते हैं, क्लोथ्स में से डर्ट क्लीन करते हैं, तो क्लीन करते वक्त ऑयल कैसा है? ऑयल ग्रीस यानी कि डर्ट की हम बात कर रहे हैं, वाटर के अंदर ये सारी रिएक्शन होती है। तो जब सोप ऐड करते हैं तो हाइड्रोकार्बन टेल वाला पार्ट जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट में डिसॉल्व हो जाता है और ऐसा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं मिसेल वो बना लेता है। और ये जो मिसेल्स हैं ये वाटर की तरफ ओरिएंट हो जाती है। इसका आयोनिक हेड जो है, ये आयोनिक हेड जो है ये वाटर की तरफ ओरिएंट हो जाता है। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेता है। तो मिसेल फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एक प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो जो इसका नॉन पोलर पार्ट है वो ऑयल हाइड्रोकार्बन जो कि नॉन पोलर है उसमें डिसॉल्व हो जाता है, और जो पोलर पार्ट है वो वाटर की तरफ ओरिएंट हो जाता है। तो इस वजह से मिसेल फॉर्मेशन हो पाता है। विल अ मिसेल बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल ऑल्सो? नो, नो। क्यों? इथेनॉल में क्यों नहीं होगा? क्योंकि इथेनॉल जो है वो नॉन पोलर हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, इसलिए इथेनॉल में ये प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, why are carbon and its compound used as fuel for most applications? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को ही हम क्यों यूज करते हैं एज फ्यूल? देखिए, कार्बन जब ऑक्सीजन में बर्न करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड देता है और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो कार्बन हो या उसका कोई कंपाउंड हो, फॉर एग्जाम्पल अब हम इसका हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, मीथेन, ठीक है, बायोगैस। तो इसको जब आप कंबस्टन कराते हैं, ऑक्सीजन में इसकी कंप्लीट बर्निंग कराते हैं, तब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी देता है। फिर से एनर्जी मिल गई हमको। तो सारी हमको दैनिक प्रक्रियाओं के लिए हमें एनर्जी चाहिए, राइट। सिमिलरली अब देखिए इथेनॉल C2H5OH, एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम कई जगह पे यूज करते हैं और अब तो इसका यूसेज काफी बढ़ने लग गया है। ये भी जब बर्न करता है तो एक तो ये क्लीन फ्यूल है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर रिलीज कर रहे हैं जो कि रिसाइकल होके प्लांट्स द्वारा यूज करके। अब भाई आप एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं करेंगे, देखिए वो तो क्या है कि एक्सेसिव यूज किसी भी चीज का खराब है, लेकिन ये नॉर्मल मात्रा में अगर इसका यूज किया जाए तो ये क्लीन फ्यूल का काम करता है। क्लीन फ्यूल क्यों? क्योंकि कोई भी हार्मफुल गैसेस नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। इसका कंप्लीट कंबस्टन होता है अगर, तो ये कोई भी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर रहा है। सो सिंस इट इज रिलीजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, hence it can be used as a fuel, and that is why carbon and its compounds are used as fuel for most of the applications. Moving further, explain the formation of scum when hard water is treated with soap. So hard water की हम बात करें, hard water को जब soap से treat किया जाता है, soap क्या है? C17H35COO माइनस प्लस सोडियम स्टीयरेट। अब हार्ड वाटर में क्या होता है? या तो कैल्शियम आयन होता है या मैग्नीशियम आयन होता है फ्रॉम हार्ड वाटर। हम सिर्फ आयन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें बेसिकली हार्ड वाटर में से कैल्शियम आयन ही है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। तो हाँ, आपको जो कंफ्यूजन रहता है कि सिर्फ कैल्शियम आयन क्यों लिखा है, भाई कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है। तो क्लोराइड अगर है तो वो Na के साथ Cl बना के निकल जाएगा।
सल्फेट है तो वो Na के साथ सोडियम सल्फेट बना के निकल जाएगा, सोडियम आयन सोडियम सल्फेट बना के निकल जाएगा। हमारी प्राइम इंपॉर्टेंस का चीज़ क्या है यहाँ पे, स्कम। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में आपको हमेशा किसी भी बुक में स्कम फॉर्मेशन के लिए आपको ऐसे कैल्शियम आयन इसीलिए लिखा हुआ मिलता है, और यहाँ पे मैं भी इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि जो प्राइम फोकस की चीज़ है इस रिएक्शन में उसको ही लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा C17H35 COO होल ट्वाइस Ca, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम स्टीयरेट, और ये एक कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है, एंड इसी को हम बोलते हैं स्कम। अब हुआ क्या, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। आपने सोप हार्ड वाटर में डाली तो वहां पे जो कैल्शियम आयंस प्रेजेंट थे वो सोप के साथ रिएक्शन करके एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है कैल्शियम स्टीयरेट, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाता है। सो दिस इज हाउ स्कम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इट इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। What change will you observe if you test soap with litmus paper, red और blue? देखिए सब जानते हैं आप लोग कि सोप जो है, सोप का सोल्यूशन जो है बेसिक होता है नेचर में। सो जब आप इसके अंदर ब्लू लिटमस डाल सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए दोनों दिए हैं, लिटमस एंड रेड लिटमस। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, नो चेंज, क्योंकि सोप जो है वो ब्लू लिटमस को रिस्पॉन्ड नहीं करती। वेयर एज सोप क्योंकि बेसिक है नेचर में, कैसी है, सोप का सोल्यूशन जो है कैसा होगा नेचर में, बेसिक होगा नेचर में, इट इज बेसिक इन नेचर। सो एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो आप देखेंगे ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। Right, it is very simple again. What change will you observe if you test soap with litmus papers? So litmus papers के साथ हम टेस्ट कर सकते हैं इसको, और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे रेड लिटमस को वो ब्लू टर्न कर देगी, whereas there will be no change in blue litmus paper. Moving further, what is hydrogenation? What is its industrial application? Addition of hydrogen to unsaturated hydrocarbons. जैसे कि हम alkenes की बात करें, एल्कीन्स और एल्काइंस, ये क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, HC मतलब हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हम एल्काइंस की ही बात कर लें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इथाइन ले लूँ, इथाइन में अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराया जा रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हाइड्रोजन के एडिशन को हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, राइट। addition of hydrogen to unsaturated hydrocarbons in presence of a catalyst at 250 डिग्री सेल्सियस। कौन सा कैटलिस्ट, या तो निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम एट 250 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। अभी क्या है, हाइड्रोजन ऐड कराएंगे तो इसका सैचुरेशन लेवल बढ़ता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड टूटेगा, आपने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया है, यानी कि आप 2 हाइड्रोजन के एटम्स ऐड करा सकते हैं। सो आप देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स आप ऐड कराएंगे तो ये इथाइन से इथीन में कन्वर्ट हो गया है। ट्रिपल बॉन्ड थे, ट्रिपल बॉन्ड टूटा, उस ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा और 2 हाइड्रोजन एटम दोनों कार्बन्स में एक एक ऐड हो गए, राइट। अब आप इसको फर्दर और हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं, आप फिर से यही रिएक्शन रिपीट कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एट 250 डिग्री सेल्सियस। तो फिर से एक बॉन्ड, ये जो एक और डबल बॉन्ड है ये भी टूट जाएगा और अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इसका नाम है इथेन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, राइट। सो इट इज एज सिंपल। व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन करा के
उनको वनस्पति घी में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रो, इनके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं विच कैन अंडरगो अ लॉट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड कैन गेट स्पॉइल्ड। ठीक है, स्पॉइल होने से बचाने के लिए, उनके लॉन्गर ड्यूरेशन तक यूज के लिए उसको हाइड्रोजनेशन करा के वनस्पति घी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। देयरफॉर उसकी लॉन्जेटिविटी बढ़ जाती है, ज्यादा लंबे समय तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following hydrocarbons undergo addition reaction? देखिए अभी अभी हमने डिस्कस किया addition reaction कौन शो करेगा? जो unsaturated हाइड्रोकार्बन है। unsaturated हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के होते हैं। unsaturated हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं अल्काइंस और एक होते हैं एल्कीन्स। तो एल्कीन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइंस वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसके अंदर जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। इसके अंदर जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, राइट। तो एल्कीन्स के अंदर जितने भी मेंबर्स आएंगे जिनके अंदर सिर्फ एक ही बार कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ रहा है, उनका जनरल फॉर्मूला वो फॉलो करेंगे CnH2n। और एल्काइन की सीरीज के अंदर जनरल फॉर्मूला फॉलो होगा CnH2n-2। तो अब ये दोनों जनरल फॉर्मूला, इनमें से जो भी कंपाउंड फॉलो कर रहा है वो सभी एडिशन रिएक्शंस शो करेंगे, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, राइट। तो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है, एक तो ये कंपाउंड हो गया इथाइन, फिर आपको C3H6 दिख रहा है, ये प्रोपीन, एंड देन आपको यहाँ पे बस यही दो कंपाउंड्स दिख रहे हैं। ऑलराइट, बाकी सब एल्केन्स हैं। देखिए ये वाला जो कंपाउंड है इसको भी देख लेते हैं, C2H6, which general formula is it following? CnH2n+2, 2 2s are 4 + 2 6, यानी कि ये एल्केन्स है। एल्केन्स जनरल फॉर्मूला क्या फॉलो करते हैं? एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं CnH2n+2। क्या होते हैं ये? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। तो जो ये येलो वाला जनरल फॉर्मूला फॉलो करेंगे CnH2n+2, वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे, बाकी यही दोनों एडिशन रिएक्शन फॉलो करेंगे। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है C3H6, सो इट इज, व्हाट इज दिस? C3H6 CnH2n फॉलो कर रही है, तो ये क्या है? एल्कीन है, तो ये शो करेगी, एडिशन रिएक्शन। देन वी हैव C2H2, तो ये क्या फॉलो कर रही है जनरल फॉर्मूला? CnH2n-2, सो ये एक एल्काइन है, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू शो द एडिशन रिएक्शन। देन C3H8, 3 2s are 6, 6 + 2 8, so this is also an alkane, and CH4, it is also an alkane। कार्बन का नंबर 1 है और हाइड्रोजन का नंबर 2n+2, दैट मीन्स 2 1s are 2 + 2 4, राइट। सो वो भी शो नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी used to distinguish between saturated and unsaturated hydrocarbons। saturated and unsaturated hydrocarbons को distinguish करने के लिए आप कौन सा टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको इसकी फ्लेम का टेस्ट चेक करना पड़ेगा, राइट। जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न करता है, एक टेस्ट तो आप इसका फ्लेम टेस्ट कर सकते हैं, राइट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब बर्न करता है तब वो कैसी फ्लेम से बर्न करता है? तब वो ब्लू कलर की फ्लेम से बर्न करता है। और जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न करता है तब वो येलो कलर की फ्लेम से बर्न करता है। दूसरा टेस्ट आप क्या चेक कर सकते हैं? यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप यहाँ पे ब्रोमीन वाटर से पास करते हैं, राइट। इसको हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे सैचुरेट ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या है? ब्रोमीन वाटर का कलर होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है। ब्रोमीन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ब्रोमीन वाटर कहते हैं उसको, सो दैट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। सो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें इथीन का और इसमें हम एडिशन कराएं ब्रोमीन का, तो हम यहाँ देखेंगे ये क्या है? रेडिश ब्राउन कलर,
रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन का। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो इथीन है ये 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन चुकी है, राइट। और यहाँ पे जो ब्रोमीन वाटर का कलर है ये डी कलराइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ये रेडिश ब्राउन कलर जो है डी कलराइज हो जाएगा। लेकिन यही रिएक्शन अगर आप एल्केन्स के साथ कराने की कोशिश करें, इथेन के साथ कराने की कोशिश करें, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं होगा और कलर चेंज नहीं होगा। सो आप आसानी से ब्रोमीन वाटर टेस्ट से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। चलिए मूविंग फर्दर, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ये डिस्कस किया था, फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सोप का मॉलिक्यूल है इसमें ये हाइड्रोकार्बन टेल है, ये इसका आयोनिक हेड है, राइट। C17H35 COO Na+, इसको आयोनिक हेड बोलते हैं। ये पोलर पार्ट है, ये नॉन पोलर पार्ट है, राइट। दिस इज हाइड्रोफोबिक and this is हाइड्रोफिलिक। तो ये जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर, हाइड्रोफिलिक पोर्शन जो है ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन जो है ये वाटर की तरफ ओरिएंट हो जाता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो ऑयल की तरफ ओरिएंट हो जाता है। ऑयल में हाइड्रोकार्बन टेल जो है वो डिसॉल्व हो जाती है और ये आयोनिक हेड जो है ये किसकी तरफ, ये वाटर की तरफ ओरिएंट हो जाता है। ये रहा इसका आयोनिक हेड। एंड इस तरह से जब आप फिर फर्दर अब्रेसिव एक्शन करते हैं यानी कि कपड़े को ब्रश से रगड़ते हैं तो क्या होता है कि तब ये 3 डायमेंशनल माइसेल जो है, मिसेल जो है ये क्या करते हैं, ये कोलॉइडल सोल्यूशन बना के वाटर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मिसेल फॉर्मेशन, ठीक है। मिसेल बना के बाहर निकल जाते हैं। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, इसके साथ हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना आया होगा। जो भी मैं बोल रही थी वो सारा कुछ भी एक्सप्लेनेशन आपको लिखना होता है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।